हिसाब। निशा अपने ससुराल से मायके आ चुकी थी। सूट बूट, बड़े बड़े बैग, हाथ में फ़ोन। जैसे हर बार आती थी वैसे ही इस बार भी पूरे ठाठ से आई थी। सरोजनी जी तुरंत बाहर भागी। आ गई मेरी बेटी, कितना थक गई होगी। उधर कंचन रसोई में ही खड़ी रही, जैसे उसका आना जाना कोई मायने नहीं रखता हो। कुछ ही देर में निशा सीधे रसोई में घुस आई। चारों तरफ नज़र दौड़ते हुए बोली, अब भी वही हालत है। घर की कुछ बदला नहीं। गरीब घर की है, कैसे कुछ बदलेगी। कंचन ने धीरे से कहा, चाय बना दूँ दीदी? दीदी मत बोल मुझे। निशा ने तुरंत बात काट दी। पहले अपनी हैसियत देख, फिर रिश्ता जोड़ना गरीब कहीं की। कंचन चुप हो गई। तभी बाहर से सास सरोजनी जी की आवाज़ आई, कंचन ज़रा वह पैसे निकाल के देना अलमारी से, निशा को कुछ देना है। कंचन के हाथ रुक गए। वही पैसे, निखिल की पूरी सैलरी जो हर महीने सास के पास जाती थी। वह चुपचाप कमरे में गई, अलमारी खोली और लिफाफा निकाल कर ले आई। निशा ने बिना झंझट के वो लिफाफा उठाया, पैसे गिने और हंसते हुए बोली, अच्छा है, कम से कम भैया कुछ तो काम के हैं, वरना यह उनसे तिरछी नज़र से कंचन को देखता। कंचन बस खड़ी रही, जैसे यह सब उसका रोज का हिस्सा हो। वैसे भाभी, निशा ने पैसे पर्स में रखते हुए कहा, आप करती क्या हो पूरा दिन? कमाना तो आता नहीं, खर्चा पूरा करवाती हो। कंचन ने धीरे से जवाब दिया, घर का सारा काम करती हूँ। निशा जोर से हंस पड़ी, काम? यह काम होता है? नौकरानी भी इससे अच्छा काम कर लेती है और उसे पैसे भी मिलते हैं। सरोजनी जी भी वहीं से बोल पड़ी, सही कह रही है निशा, हमने ही सिर चढ़ा रखा है इसे। कंचन ने एक पल के लिए निखिल की तरफ देखा, जो दरवाजे के पास खड़ा सब कुछ सुन रहा था, लेकिन हमेशा की तरह चुप था। उसने कुछ नहीं कहा। और सुनो, निशा फिर से बोली, आज से भैया की सैलरी का हिसाब तुम नहीं देखना। आखिर मेरा भी हक है इस घर पर। कंचन का दिल धक से रह गया। पहले ही उसकी कोई जगह नहीं थी, अब जो थोड़ा बहुत था वह भी छीनने वाला था। लेकिन कंचन के मुंह से बस इतना ही निकला, लेकिन कुछ नहीं। निशा ने तेज आवाज़ में कहा, यहाँ जो चलेगा वह मैं और माँ तय करेंगे। तुम बस चुपचाप रहो और अपना काम करो। पूरा घर जैसे एक तरफ था और कंचन अकेली। उसने धीरे से नज़र झुका ली, लेकिन इस बार अंदर कुछ उबल रहा था, क्योंकि हर महीने उसका पति कमाता था, लेकिन उस पैसे पर उसका कोई हक नहीं था। और आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ ताने नहीं है, यह उसकी पूरी ज़िंदगी को दबाने का खेल है। दोपहर का वक्त था। घर में चुप्पी थी, लेकिन वह वाली नहीं जो सुकून देती है। यह वह वाली चुप्पी थी जिससे हर कोई कुछ छुपा रहा था। कंचन रसोई में बर्तन धो रही थी और मन में सुबह ही हर बात घूम रही थी। तभी दरवाजे की कुंडी खुली और ससुर जी अंदर आए। अशोक जी थके हुए दिख रहे थे। हाथ में पुराना बैग था और चेहरे पर चिंता साफ साफ झलक रही थी। आ गए बाबूजी? कंचन ने धीरे से कहा और तुरंत पानी का गिलास बढ़ा दिया। उन्होंने पानी लिया, एक नज़र कंचन पर डाली, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहे हों। फिर धीरे से बोले, सब ठीक है ना इस घर में? कंचन ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ बाबूजी, सब सही है। इतने में निशा की तेज़ आवाज़ आई, पापा आ गए आप? अच्छा हुआ, आपको भी एक ज़रूरी बात बतानी थी। अशोक जी हॉल में बैठकर पंखे के नीचे बैठ गए। निशा उनके सामने आकर खड़ी हो गई। पापा, अब मैं ही भैया की सैलरी का हिसाब देखूंगी। माँ को सही से समझ नहीं आता कुछ भी। आखिर इस घर पे मेरा भी हक है। सास सरोजनी जी तुरंत बोल पड़ी,
हाँ बिल्कुल सही कह रही है निशा। कुछ दिन के लिए आई है, देख लेगी तो क्या हो जाएगा। फिर तो इसे अपने ससुराल ही जाना है। अब सब कुछ खुलकर होना चाहिए। अशोक जी ने धीरे से पूछा, कौन सा हिसाब निशा? निशा हंसते हुए बोली, अरे पापा, वही जो हर महीने भैया कमाते हैं और माँ के पास आता है। माँ को ज़्यादा समझ नहीं आता कि क्या कहाँ खर्च करना है, इसलिए अब मैं देखूंगी कहाँ खर्च हो रहा है और कितना खा रहा है कौन। कंचन ने हाथ अपने आप रुक गए। उसने पहली बार डर के साथ बाबूजी की तरफ देखा। अशोक जी कुछ सेकंड चुप रहे, फिर उन्होंने सीधे सरोजिनी जी की तरफ देखा। सरोज, यह सब क्या है? सास थोड़ा चिढ़कर बोली, क्या गलत है इसमें? अपनी ही बेटी है, देखेगी तो क्या परेशानी है? निशा तुरंत बोली, पापा, यह जो आपकी बहू है ना, पूरे घर का खर्चा करवा रही है, खुद तो कुछ करती नहीं। कंचन का दिल जैसे बैठ गया। उसने हिम्मत करके कहा, मैं पूरा दिन घर का काम करती हूँ बाबूजी। निशा ने ताली बजाते हुए कहा, वाह, क्या काम करती हो? क्या एहसान कर रही हो? यहाँ रह रही हो, खा रही हो, वह दिखता नहीं क्या? अशोक जी की नज़र अब सीधे कंचन पर थी। उन्होंने ध्यान से देखा, उसकी आंखें लाल थी, लेकिन वह रो नहीं रही थी। निखिल, उन्होंने आवाज़ लगाई। निखिल धीरे से सामने आया। जी बाबूजी, यह सब सच है क्या? अशोक जी ने पूछा। निखिल कुछ बोल नहीं पाया, उसने बस नज़रें झुका ली। बस वही जवाब था। अशोक जी ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोले, मतलब घर में कमाने वाला एक है और फैसला करने वाले तीन। सास सरोजिनी जी ने तुरंत कहा, तो क्या गलत है इसमें? हम घर चला रहे हैं। घर चला रहे हो या किसी को दबा रहे हो? अशोक जी की आवाज़ पहली बार सख्त हुई। पूरा हॉल शांत हो गया। निशा ने गुस्से से कहा, पापा, आप हमेशा इसको ही सपोर्ट करते हो, आपको दिखता नहीं है कैसी है? अशोक जी ने उसकी बात काट दी। मुझे सब दिख रहा है। निशा, कौन कैसा है? कंचन ने पहली बार महसूस किया कि कोई तो है जो सुन रहा है, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। अशोक जी ने कुर्सी से उठते हुए कहा, अगर हिसाब ही करना है तो आज पूरा हिसाब होगा, किसने कितना दिया और किसने कितना लिया। यह सुनते ही सास सरोजिनी जी और निशा दोनों के चेहरे बदल गए। शाम होते होते घर पूरी तरह माहौल ही बदल चुका था। कोई ऊंची आवाज़ नहीं थी, लेकिन हर चेहरा तना हुआ था, जैसे तूफान आने से पहले की खामोशी हो। कंचन ने चुपचाप खाना बना दिया था, लेकिन आज पहली बार उसने खुद से पहले सबको परोसने की जल्दी नहीं दिखाई। वह दरवाजे के पास खड़ी थी और नज़रें बार बार बाबूजी पर ही जा रही थी। अशोक जी ने धीरे से कहा, सब बैठ जाओ, आज बात पूरी होगी। सरोजिनी जी ने नज़रें चुराई। अरे रहने दीजिए, अब क्या पुरानी बातें निकालनी, आज ही निकालनी है। उनकी आवाज़ सीधी थी। निशा भी आकर बैठ गई, लेकिन उसके चेहरे पर वही घमंड था। ठीक है पापा, देखते हैं कौन कितना साफ है। अब अशोक जी क्या निर्णय करेंगे, जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर पढ़ें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।